प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान केंद्रित होगा डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसे हम समझने के साथ ही साथ इसको हम डाइजेशन पार्ट 4 के नाम से रिलीज करेंगे, इसका जो वीडियो होगा। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन होता कैसे है। ठीक है, भोजन जैसे ही आमाशय से डिओडिनम में पहुंचता है, जो कि छोटी आंत का अगला भाग होता है। छोटी आंत 3 भागों में डिवाइड होती है। 3 भाग क्या होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके 3 भाग होते हैं। डुओडिनम, दूसरा भाग है जेजुनम, और तीसरा भाग इसका होता है इलियम। क्या होता है? इलियम पार्ट। 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, तो छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है। उसका अग्र भाग, आगे का 102 फीट लंबा भाग डुओडिनम होता है। उसके बाद का इस डुओडिनम से काफी लंबा भाग क्या होता है? जेजुनम होता है। और सबसे लंबा भाग इसका इलियम होता है, जहां मुख्य रूप से अवशोषण क्रिया होती है। पाचन क्रिया मुख्य रूप से डुओडिनम और जेजुनम में होती है। हालांकि जेजुनम में भी अवशोषण होता है, लेकिन इलियम पार्ट में भी पाचन क्रिया होती है। ऐसा नहीं कि वहां नहीं होती है। जेजुनम में तो पाचन होता ही है, लेकिन इलियम पार्ट में प्रोटीन का अंतिम रूप से और कुछ कार्बोहाइड्रेट का अंतिम रूप से पाचन होता है। जैसे माल्टेज है, सुक्रेज है, लैक्टेज है। एंजाइम कहां होते हैं? इलियम पार्ट में होते हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहां होता है। ठीक है, अंतिम रूप से। इसी तरह से पेप्टाइडेज एंजाइम के कारण जो है प्रोटीन का अंतिम रूप से पाचन कहां होता है? इस इलियम पार्ट में होता है। ठीक है, तो अब आइए हम समझते हैं इसको। जैसे ही भोजन आमाशय से डुओडिनम में पहुंचता है, हार्मोनल एक्शन होती है। उसमें 3 प्रकार के जूस मिला दिए जाते हैं। हार्मोनल एक्शन को हमने इसको डाइजेशन पार्ट 3 में कवर किया है। उसको आप देख करके आप स्पष्ट हो लें वहां, तब इस पार्ट 4 को देखेंगे। तो डाइजेशन इस पार्ट 4 में हम विशेष करके जो पाचन छोटी आंत में, उसी को हम स्पष्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही भोजन आमाशय से डिओडिनम में पहुंचता है, हार्मोनल एक्शन के कारण इसमें 3 प्रकार के जूस मिला दिए जाते हैं। जूस है, पहला है बाइल जूस, दूसरा है पैनक्रियाटिक जूस, और तीसरा है इंटेस्टाइनल जूस यानी स्वयमात का जूस। जो बाइल जूस है उसमें क्या होता है? एक ऐसा जूस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता। इसमें क्या होता है? नो एंजाइम्स। एकमात्र ऐसा जूस है पूरी बॉडी का जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। बिना एंजाइम के ये महत्वपूर्ण काम करता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी इसमें इंपॉर्टेंट साल्ट होते हैं जो डाइजेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और एक इसके लिए जरूरी होता है वसा के पाचन के लिए। समझे ना? इसमें उपस्थित एक देखिए डाइजेशन फैट वसा पाचन के लिए बहुत जरूरी होता है बाइल जूस। और इसमें सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारोकोलेट नामक क्या होते हैं? पित्त लवण होते हैं। ये क्या करते हैं? वसा का इमल्सिफिकेशन कर देते हैं, यानी वसा के अणुओं को छोटी छोटी ड्रॉपलेट में तोड़ देते हैं, गोलियों में तोड़ देते हैं, जिसके कारण वसा पचाने वाले एंजाइम इनके बीच बीच में जाकर के वसा का पाचन आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बाइकार्बोनेट साल्ट भी होता है जो माध्यम को क्षारीय बना देता है, जिसके कारण पैनक्रियाटिक एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। इसमें पैनक्रियाटिक एंजाइम जानते हो, क्षारीय माध्यम में काम करते हैं। क्योंकि माध्यम कहां, अम्लीय कहां था? आमाशय में अम्लीय माध्यम था। अगर क्षारीय माध्यम ना हो तो पैनक्रियाटिक एंजाइम काम नहीं कर पाए, इसलिए माध्यम को क्षारीय होना जरूरी है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट आयन क्या जो साल्ट है, ये क्या करता है? माध्यम को क्या बना देता है? एल्कलाइन बना देता है। समझे ना? तो माध्यम लगभग पीएच क्या हो जाता है? 7 से 8 के बीच हो जाता है, जिस पर पैनक्रियाटिक एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बाइल पिगमेंट जिसमें होते हैं बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन। ये दोनों पिगमेंट आरबीसी के, जो आरबीसी हमारी डेड हो जाती है, उनको स्प्लीन में भेज दिया जाता है। एक ऑर्गन होता है जिसे ब्लड का बैंक, ब्लड बैंक भी कहा जाता है। वहां इनका विखंडन होता है, और इन्हीं के विखंडन से जो हीमोग्लोबिन होता है उसी से क्या निर्माण होता है? बाइलीरुबिन
और बाइलिबर्डिन। बाइलिरुबिन पीले कलर की होती है रंगा और बाइलिबर्डिन हरे पीले कलर की होती है। ठीक है, तो इस तरह से दो रंगाएं बनती हैं। और बाइलिरुबिन पीलिया पेशेंट में क्या होता है, ये बाइलिरुबिन ब्लड में चला जाता है, जाने लगता है लीवर में खराबी के कारण, यानी लीवर अगर सेल हमारी डैमेज हो जाए तो बाइलिरुबिन क्या होता है, ये हमारे ब्लड में जाने लगता है। इसी कंडीशन को पीलिया कहा जाता है, समझ ना। तो इस तरह से बाइल जूस बिना किसी एंजाइम के काम करता है और वसा पाचन के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद है दूसरा है पैनक्रियाटिक जूस जो मिलाया जाता है इसमें। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज में बनता है और बाइल जूस कहां बन जाता है, लीवर में बनता है। ये कहां बनता है, लीवर में बनता है। ठीक है, और एक नलिका के माध्यम से उड़ेल दिया जाता है और काम करता है। पैनक्रियाटिक जूस भी पैनक्रियाज में बनता है, नलिका के थ्रू आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रॉप होता है, अपने जूस को ड्रॉप करता है। इसमें इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। एकमात्र पैनक्रियाटिक जूस ही एक ऐसा जूस है जिसे हम पूर्ण पाचक रस कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भोजन के सभी घटक तत्वों यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ना फैट, न्यूक्लिक एसिड सबको पचाने वाले एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। और पूरी पाचन क्रिया के दौरान पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। अगर ये जूस ना हो तो पाचन क्रिया कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो अब देखते हैं इसमें एंजाइम होते हैं। इसमें पहला एंजाइम, एक जो महत्वपूर्ण एंजाइम जो हमने लिखा है एचटीएफसिन है, इसको पैनक्रियाटिक लाइपेज कहते हैं। यह एंजाइम वसा का पूर्ण रूप से पाचन कर देता है। वसन का इसी एंजाइम के द्वारा ही क्या होता है, पाचन हो। चूंकि आपने देखा लाइपेज में बहुत थोड़ी मात्रा में लिंगुअल लाइपेज के द्वारा बक्कल कैविटी में पाचन हो गया था वसा का। उसके बाद उसमें जो है जब आमाशय में भोजन पहुंचता है तो वहां लाइपेज एंजाइम की मदद से वसा का पाचन हो जाता है कुछ मात्रा में। लेकिन वसा का अंतिम रूप से पाचन क्या होता है, इस एंजाइम की मदद से होता है, छोटी आंत में। ठीक है, इसका नाम है एचटीएफसिन। इसे पैनक्रियाटिक लाइपेज कहा जाता है और क्या करता है, वसा को अंतिम रूप से पचा देता है, यानी वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट पचाने वाला, इसका नाम है एमाइलोप्सिन। यह एंजाइम, जिसको पैनक्रियाटिक एमाइलेज भी कहा जाता है, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का अधिकांश उसको पाचन कर देते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है। इसके बाद तीसरा एंजाइम जो यहां है ट्रिप्सिनोजन, ये निष्क्रिय रूप है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन को छोटी आंत के जो रस निकलता है जिसको इंटेस्टाइनल जूस है, उसमें उपस्थित एक एंजाइम होता है एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज इस ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। ये निष्क्रिय रूप होता है। एंटीरोकाइनेज इसको किसमें बदल देता है, ट्रिप्सिन में बदल देता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है, जो पेप्टोन और प्रोटीएजेस में टूटी थी, प्रोटीन कहां, पेप्टोन प्रोटीन तोड़ी गई थी स्टमक में, यानी आमाशय में प्रोटीन का जो पेप्टोन और प्रोटीएजेस में तोड़ा गया था, उस पेप्टोन को क्या करता है, अमीनो अम्ल में तोड़ देता है एंजाइम। कौन, ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन पेप्टोन और प्रोटीएजेस को किसमें तोड़ देता है, अमीनो अम्लों में तोड़ देता है, जिससे वो बना होता है। ठीक है, इसी तरह से एक और एंजाइम है काइमोट्रिप्सिन। ये भी काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है, लेकिन ट्रिप्सिन इसको सक्रिय बना देता है। जो ट्रिप्सिन बनता है वो क्या करता है, इसको काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कर देता है। और डाई और ट्राई पेप्टाइड को किसमें तोड़ देता है, अमीनो अम्लों में तोड़ देता है। जो भोजन में डाई और ट्राई पेप्टाइड, बड़े बड़े पॉलीपेप्टाइड अणु होते हैं, उनको किसमें तोड़ देता है, अमीनो अम्लों में तोड़ देता है। एक और एंजाइम इसमें है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये बड़े बड़े पॉलीपेप्टाइड को किसमें तोड़ देता है, अमीनो अम्लों में तोड़ देता है, यानी प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ठीक है, तो इस तरह से पॉलीपेप्टाइड अंततः अमीनो अम्लों में टूट जाती है। इसके बाद एंजाइम है न्यूक्लियेजेस, ये डीएनए और आरएनए का पाचन कर देते हैं, यानी डीएनए आरएनए को उनके सिंपलर रूप में यानी उनके न्यूक्लियोटाइडों में तोड़ देता है। ठीक है, तो इस तरह से डीएनए आरएनए का भी पाचन हो जाता है। इसमें देख रहे हो सारे एंजाइम, प्रोटीन को भी पचाने वाला एंजाइम है, वसा का पचाने वाला एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट का पाचक एंजाइम है, प्रोटीन का पचाने वाला एंजाइम है और न्यूक्लिक अम्लों को भी पचाने वाले एंजाइम है। ठीक है, तो सारे एंजाइम इस जूस में है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। यहां सभी का पाचन होता है। अब इसके पाचन के बाद जो कुछ भी बच जाता है, थोड़ी बहुत प्रोटीन बच जाती है, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट बच जाता है। वसा तो पूरी तरह से यहां पच जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट या थोड़ी बहुत जो प्रोटीन बचती है, उसमें एक इलेप्सिन एंजाइम है। ये क्या आता है, डाई और ट्राई पेप्टाइड जो होते हैं, जो बच जाते हैं थोड़ा बहुत कौन, प्रोटीन के, उनको किसमें, अमीनो अम्लों में तोड़ देता है। यानी हमारे भोजन में जो डाई ट्राई पेप्टाइड होती हैं, ठीक है, उनको किसमें तोड़ देता है, इलेप्सिन अमीनो अम्लों में तोड़ देता है। इसी तरह से एंटीरोकाइनेज क्या करता है, एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिन जो
जो ट्रिप्सिनोजन था यहाँ पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम था ये निष्क्रिय रूप में था, इसको क्या करता है, एक्टिवेट कर दे, एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। क्योंकि अगर एक्टिवेट नहीं करता तो ट्रिप्सिन जो महत्वपूर्ण एंजाइम था वो काम नहीं कर पाता, ट्रिप्सिनोजन के रूप में रह जाता और प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाता। लेकिन ये क्या करता है, इसको ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है और ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन प्रोटीजेज को एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। इसके बाद माल्टेज है, ठीक है, माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है, माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है। इसी तरह से लैक्टेज क्या है, लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है। सुक्रोज क्या है, सुक्रेज है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है, मोनोसैकेराइड में तोड़ देता है, ये डाइसैकेराइड है सुक्रोज। इसी तरह से न्यूक्लिएजेस क्या है, न्यूक्लिक अम्लों का पाचन कर देता है। तो आपने देखा कि इस तरह से क्या है, छोटी आंत में पाचन हो जाता है, ठीक है। तो छोटी आंत में जो पाचन मुख्यतः होता है किसमें होता है, किसमें होता है, उसके डिओडिनम पार्ट में और जेजुनम पार्ट में होता है। इसके बाद पाचन के बाद भोजन का अवशोषण होता है, लेकिन पाचन यहां डिओडिनम जेजुनम पार्ट में होता है, लेकिन अंतिम रूप से जो कुछ पाचन जैसे प्रोटीन और जो पेप्टाइड कह सकते हैं, पेप्टाइडेज एंजाइम होते हैं जिसमें इरेप्सिन है, ये कहां है, ठीक है, ये सब कहां होते हैं, इलियम पार्ट में होते हैं। तो कुछ ऐसे एंजाइम है, प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम इलियम पार्ट में होते हैं। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज कहां है, इलियम पार्ट में होने के कारण कुछ कार्बोहाइड्रेट और कुछ प्रोटीनों का अंतिम रूप से पाचन कहां होता है, इलियम में होता है। जबकि इलियम क्या कहता है, अवशोषण का काम करता है, लेकिन कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहां भी होता है। अब जब इनका पाचन हो जाता है, यानी सभी चीजें पच जाती हैं भोजन, तो अब क्या होता है, इनको जेजुनम और इलियम पार्ट में इनका एब्जॉर्प्शन। इलियम की जो सतह होती है ब्रश बॉर्डर होती है, उसमें जगह जगह विलाई होते हैं। विलाई किससे बने होते हैं, माइक्रो विलाई से मिलकर बने होते हैं, बहुत छोटी छोटी और यूनिट होती हैं, जिसके कारण उसका क्षेत्रफल लगभग 250 गुना बढ़ जाता है। अगर उसको अगर हम फैलाए हाथ को तो लगभग 250 स्क्वायर मीटर का एरिया बन जाएगा उसमें, ठीक है। तो यानी कई गुना क्षेत्रफल बढ़ जाता है। वसा को छोड़ करके बाकी सभी चीजों का एब्जॉर्प्शन कहां हो जाता है, इलियम पार्ट में हो जाता है। किसकी मदद से, विलाई और माइक्रो विलाई की मदद से। किसकी मदद से, विलाई, यानी हिंदी में इसको कहते हैं रसांकुर, विलाई एंड माइक्रो विलाई। माइक्रो विलाई इस सूक्ष्म रसायन रसांकुर में भी और छोटे होते हैं। तो विलाई और माइक्रो विलाई की मदद से क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल सभी चीजों का अवशोषण इनकी मदद से हो जाता है। कुछ का सक्रिय रूप में, कुछ का निष्क्रिय रूप में ना, और कुछ का विसरण क्रिया द्वारा ऐसे अवशोषण हो जाता है। लेकिन वसा अणुओं का अवशोषण लैक्टियल वेसल्स, जिसको क्षीर वाहिनियां कहा जाता है, इनका वसा का किससे, इससे क्या हुआ, ऑल एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट फैट किसके द्वारा होता है, बिलाई द्वारा। तो बिलाई द्वारा सारा एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन वसा को छोड़ करके। और फैट का एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट अकर्स होता है कहां, बाई लैक्टियल्स, लैक्टियल वेसल के द्वारा क्या होता है, वसा का अवशोषण होता है। इन्हीं के बीच बीच में श्वेत कलर की क्या होती है, लैक्टियल वेसल्स होती है, जिनके द्वारा केवल वसा का अवशोषण किया जाता है। तो इस तरह से पाचन क्रिया के बाद भोजन को अवशोषण के लिए जेजुनम और डिओडिनम पार्ट में भेजा जाता है। इसी के साथ अवशोषण क्रिया जैसे पचता रहता है चलती रहती है, कुछ का निष्क्रिय रूप में, कुछ का सक्रिय रूप में, कुछ का विसरण क्रिया के माध्यम से, कुछ का कैरियर प्रोटीन के माध्यम से, कुछ का चैनल प्रोटीन के माध्यम से, ठीक है। कई प्रकार से अवशोषण हो जाता है। जैसे ग्लूकोज और अमीनो एसिड का सोडियम आयनों की मदद से अवशोषण होता है सक्रिय रूप में, एटीपी खर्च करके, ठीक है। तो ऐसे कुछ का एटीपी खर्च करके अवशोषण कराया जाता है, और कुछ स्वतः ही विसरण क्रिया, परासरण क्रिया ना, या चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन आदि के थ्रू जो है उनका क्या हो जाता है, जिसको फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, हो जाता है। और अवशोषित होने के बाद ये ब्लड में पहुंचते हैं न्यूट्रिएंट,
ब्लड में इनका एसिमिलेशन हो जाता है और ब्लड के थ्रू इन्हें कोशिकाओं तक लेके जाया जाता है। कोशिकाएं अपनी आवश्यकता अनुसार ब्लड से इनको इन पोषक पदार्थों को ग्रहण कर लेती हैं और उसे अपने माइटोकांड्रिया में क्या करती हैं, उसी के ऑक्सीडेशन द्वारा एटीपी का उत्पादन करती हैं। ठीक है, एटीपी क्या है, हमारी ऊर्जा किस रूप में होती है शरीर में, हमारे कोशिकाओं में एटीपी के रूप में। एटीपी हमारे ऊर्जा के पैकेट है। तो इस तरह से जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं कोशिकाओं में संचित होते हैं और कोशिकाएं उनके दहन द्वारा या ऑक्सीडेशन द्वारा क्या करती हैं, ऊर्जा उत्पादन करती हैं एटीपी के रूप में, और उसी एटीपी से हमारे सारे काम होते हैं। ठीक है, तो ये था पाचन क्रिया और अवशोषण क्रिया के बारे में। इसी के साथ मेरा डाइजेशन पार्ट 4 लेक्चर समाप्त होता है और इसी के साथ मेरा डाइजेशन पर लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अपने अगले लेक्चर में मैं किसी और टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।